नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार अपने इस नए YouTube चैनल रेलवे हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज भारत संविधान के साथ अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग भारत संविधान और उससे संबंधित पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग आज भारत संविधान और उससे संबंधित पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत संविधान और उससे संबंधित सिलेबस पर चर्चा करने से पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि संविधान किसे कहते हैं, संविधान क्या होता है। तो संविधान लिखित या अलिखित नियमों या कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो संविधान क्या है? लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है। क्या है? लिखित या अलिखित नियमों और कानूनों का एक संग्रह है जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। संक्षिप्त में बात किया जाए तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला एक दस्तावेज है। क्या है? किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाला एक दस्तावेज है और यह लिखित भी हो सकती है, यह अलिखित भी हो सकती है। अलिखित संविधान के उदाहरण की बात की जाए तो वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जिसका संविधान कैसा है? अलिखित है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व का वह कौन ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। तो समझ में आया होगा कि ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित। अब हम लोग लिखित संविधान की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखित संविधान के बारे में बात की जाए तो विश्व को लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट देने वाला देश अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। विश्व का वह पहला देश अमेरिका है जिन्होंने दुनिया को लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट दिया था। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश की है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है। अब हम लोग भारत संविधान की परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भारत का संविधान कैसा है, लिखित या अलिखित। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित। लिखित ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश की है? क्या क्वेश्चन है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश की है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भारत। तो आपको उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा कि संविधान किसे कहते हैं। यह लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। अलिखित संविधान का उदाहरण की बात की जाए तो वो कौन सा देश है? ब्रिटेन। लिखित संविधान का प्रावधान देने वाला पहला देश कौन था? तो वो था अमेरिका। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अब हम लोग भारत संविधान के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों, हम लोग भारत संविधान के अंतर्गत जो पहला टॉपिक्स कवर करेंगे वो है संवैधानिक विकास। कौन सा है? संवैधानिक विकास। इसमें हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। थोड़ा बहुत संक्षिप्त में यहां बात की जाए तो बच्चों, भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत हमारे यहाँ के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी थी। एक तरफ तो हम लोग अंग्रेजों से आजादी की बात कर रहे थे, आजादी की मांग कर रहे थे, तथा दूसरी तरफ हम लोग अंग्रेजों से समय समय पर अपने संविधान की भी मांग करते रहे।
यदि भारत संविधान के संवैधानिक विकास की शुरुआत की बात की जाए तो हमारे संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही देखने को मिलती है, और जो 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम पर जाकर समाप्त होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि हमारे संवैधानिक विकास कैसे होगी। इसी में हम लोग 3 महत्वपूर्ण एक्ट के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पहला 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई है। दूसरा 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो कि हमारे वर्तमान संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। तो इन सारी बातों का चर्चा करेंगे हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में। अगला टॉपिक हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण की ओर बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हमारे संविधान का निर्माण किसके द्वारा की गई, संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, हमारा संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, हमारा संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। अगला हम लोग बढ़ेंगे संविधान का स्रोत। इसके अंतर्गत हम लोग जानने का यह प्रयास करेंगे किन किन देशों से किन किन बातों को हमारे संविधान में शामिल की गई है। बच्चों, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने विश्व के जितने भी बड़े देश हैं उनके संविधान को पढ़ा, समझा और जाना, और उनसे जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसे वहां से उठाकर हमारे संविधान में थोड़ी बहुत संशोधन सुधार के साथ शामिल किया। तो जानेंगे इसके अंतर्गत कि कौन कौन से स्रोत हमारे संविधान में किन किन देशों से ली गई है। जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें, प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, भारत का मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से प्रभावित है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, नागरिकता किस देश के संविधान से प्रभावित है, राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। इन सारी बातों का चर्चा हम लोग करेंगे संविधान का स्रोत के अंतर्गत। अगला हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। यहीं से हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों व आदर्शों की अभिव्यक्ति होती है। यहीं से हमें पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता भारतीय संविधान को किस दिशा में ले जाना चाहते थे। इससे ही भारत संविधान का परिचय पत्र, भारत संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की कुंजी, भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान का आभूषण आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। तो इन्हें भी हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद, अनुसूचियां, भाग। इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे क्या होती है अनुच्छेद, क्या होती है अनुसूचियां, क्या होते हैं भाग, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, वर्तमान संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, बाद में कौन कौन से अनुसूचियां और कौन कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत उसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये सारी महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे, जानेंगे हमारे संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे नागरिकता। जानेंगे हम लोग संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का उल्लेख है, किन किन अनुच्छेदों में
नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता किस देश के संविधान से प्रभावित है? भारत में कैसी नागरिकता है? एकल या दोहरी? यदि कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कौन सी प्रावधान है? कौन से कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता जब्त की जा सकती है? इन सारी बातों का चर्चा करेंगे हम लोग नागरिकता में। अगला हम लोग बढ़ेंगे मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स। तो जानेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स में क्या होता है मूल अधिकार, किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित है, कौन कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। अगला हम लोग पढ़ेंगे राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान की एक खूबसूरती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्यों हमारे संविधान में शामिल किया गया है, उसका उल्लेख किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत हम लोग अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा करेंगे, जो वर्तमान में काफी चर्चे में रहा है। 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण में कहा था कि हम जल्द ही भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। तो जानेंगे इसे विस्तार पूर्वक क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला हम लोग इसी के अंतर्गत जानेंगे क्या है अनुच्छेद 47, जिससे मद्य निषेध की चर्चा की गई है। वर्तमान में बिहार में शराब बैन है, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला अनुच्छेद 48 गोवध निषेध का चर्चा की गई है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये काफी चर्चे में रहा, खासकर जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से गो वध निषेध पर काफी चर्चा हुई, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 48 में की गई है। इसे भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला टॉपिक जिसमें हम लोग बढ़ेंगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज। जानेंगे हम लोग कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों मूल कर्तव्य को भारत संविधान में शामिल नहीं किया। बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी जिससे कि भारत संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल की गई। मूल कर्तव्य को कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया, मूल कर्तव्य को कौन सी भाग में रखा गया है, मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है, क्या होता है मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्यों की संख्या जब संविधान में इसे शामिल किया गया उस समय कितनी थी, वर्तमान में कितना है। इन सारी बातों का चर्चा करेंगे। अगला हम लोग शासन के अंग जिससे किसी देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। यहाँ हम संक्षिप्त में बात करें क्या है कार्यपालिका, क्या है व्यवस्थापिका, क्या है न्यायपालिका का काम। तो दोस्तों व्यवस्थापिका जिसका काम है विधि अर्थात कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका जिसका काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका जिसका काम है न्याय तथा कानून की व्याख्या करना। तो क्या काम है, यदि हम लोग बात करेंगे व्यवस्थापिका जिसका काम क्या है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम क्या है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम क्या है न्याय करना और कानून का व्याख्या करना। विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं कार्यपालिका में संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से पद को शामिल किया गया और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन से पद को शामिल किया गया। तो बच्चों राज्य की संघ की कार्यपालिका के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला पद जिसे शामिल किया गया वो है राष्ट्रपति, दूसरा पद जिसे शामिल किया गया है उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, चौथा महान्यायवादी। तो इन सारी पद के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जानेंगे राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, राष्ट्रपति का उल्लेख किस किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति पद को किस देश के संविधान से लिया गया है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है, क्या होता है महाभियोग,
इन सारी बातों का चर्चा करेंगे हम लोग। वैसे ही उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। महान्यायवादी जिसे भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है। अगला हम लोग राज्य की कार्यपालिका के बारे में आते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे वो है राज्यपाल। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की ओर चलेंगे। अगला महाधिवक्ता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे व्यवस्थापिका अर्थात विधायिका के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोग संसद, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। जानेंगे संसद किससे मिलकर बनता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे राज्य के परिप्रेक्ष्य में विधानमंडल, जिसमें हम लोग विधान परिषद और विधान सभा के बारे में बात करेंगे। जानेंगे विधानमंडल का निर्माण कैसे होता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगला पढ़ेंगे हम लोग उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उससे संबंधित अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला कोर्ट वगैरह इसमें शामिल होता है, तो इनके बारे में बात करेंगे। इसी में जो कुछ शब्द जो काफी चर्चे में रहती है, जैसे कि न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होती है। अगला न्यायिक सक्रियता के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी चर्चे में। एक जनहित याचिका, काफी बार आप सुनेंगे जनहित याचिका, क्या होता है जनहित याचिका, उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। अगला और नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे संविधान संशोधन। अगला चैप्टर कौन सा होगा? संविधान संशोधन। तो बच्चों, हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की कोई भी संशोधन करना हो तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन करनी पड़ती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 अर्थात 368 में की गई है। तो जानेंगे हमारे संविधान में किसी भी प्रकार की बदलाव करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, तो इसको हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग पंचायती राज और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे इसके अंतर्गत क्या है 73वां संविधान संशोधन, क्या है 74वां संविधान संशोधन, इन सारी बातों का चर्चा करेंगे हम लोग। अगला हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। बात की जाए दोस्तों, किसे कहते हैं संवैधानिक आयोग, किसे कहते हैं गैर संवैधानिक आयोग, तो बच्चों ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में की गई हो उसे संवैधानिक आयोग कहा जाता है, और ऐसा आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं की गई है, संसद के द्वारा उसे कानून बनाकर लागू कर दी गई है, उसे हम लोग गैर संवैधानिक आयोग कहते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए, जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक आयोग, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक आयोग, अर्थात उसे संसद के द्वारा कानून बनाकर पारित कर दी गई, लागू कर दी गई। तो संवैधानिक आयोग में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। अगला केंद्र निर्वाचन आयोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अगला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। अगला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। इन सारी आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक आयोग के अंतर्गत। अगला कुछ गैर संवैधानिक आयोग जो लगातार चर्चे में बनी रहती है। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स आयोग, पता है आपको। अगला केंद्र सूचना आयोग, नेक्स्ट केंद्रीय सतर्कता आयोग। अगला एक लोकपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो काफी भी चर्चे में है, नीति आयोग। पता है पहले हमारे यहाँ योजना आयोग चलती थी, बाद में योजना आयोग को बंद करके उसके स्थान पर नीति आयोग शुरू की गई, तो हम लोग नीति आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करें। अगला जो काफी चर्चा में है, वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करें, काफी चर्चे में है। एक हम लोग वन नेशन वन एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा, इसके बारे में भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और बाकी कुछ बचता है तो उसे हम लोग विविध में
शामिल करेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी सिलेबस, जिसे हम लोग भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आगे की क्लासों में पढ़ेंगे। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो, कमेंट करके जरूर अपना राय दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।